नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 8 भारत की समस्याएं और उपाय के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, हम हमारे भौतिक साधन बदलते हैं, परंतु प्रजा के कुछ आंतरिक मामलों में अपेक्षित बदलाव नहीं होते, जैसे कि प्रामाणिकता, नैतिकता, कर्तव्य के प्रति नागरिक की जागरूकता, परिवहन की जागरूकता, पर्यावरण सुरक्षा, वैज्ञानिक अभिगम की तरफ व्यवहार वगैरह में अभी भी उदासीनता देखने को मिलती है। अभी भी समाज रहम, निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास में से पूर्णतः बाहर नहीं आया है। तो बच्चों, हमें भौतिक साधन बदल रहे हैं, इसके साथ साथ प्रजा के कुछ आंतरिक मामलों में देखें तो अपेक्षित बदलाव अभी भी नहीं हो रहा है, जिसके उदाहरण है प्रामाणिकता में, नैतिकता में, कर्तव्य के प्रति नागरिक की जागरूकता में, परिवहन की जागरूकता आ गई है। इसका हम उपयोग भी कर रहे हैं साधनों का, फिर भी उसमें परिवहन की जागरूकता होने पर भी सुधार नहीं आया है। पर्यावरण सुरक्षा, वैज्ञानिक अभिगम की तरफ व्यवहार वगैरह में अभी भी उदासीनता, यानी कि बच्चों हमें नीरसता देखने को मिलती है। अभी भी समाज कैसा है? रहम, निरक्षरता यानी कि अनपढ़ लोग है, अज्ञानता यानी कि कोई बाबत ऐसी जो होती है जिसे अज्ञानता ही है, और अंधविश्वास से पूर्णतः बाहर नहीं आया है। स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं और शैक्षिक संस्थाएं देश के विकास में अभिगम योगदान रही है। यानी कि बच्चों, स्थानिक स्वराज्य की संस्थाएं जैसे कि शिक्षा संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं देश के विकास में अग्रिम योग्यता में रहे है, जिससे सामाजिकता और व्यावसायिकता की प्रगति या वृद्धि होती जा रही है। यह अच्छी बात है। समाज रचना में बदलाव होता जा रहा है। तो अभी भी कुछ चुनौती समस्याएं जो है वो चुनौती रूप है, जैसे कि गंदगी, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, आतंकवाद चिंता के विषय है, जिनके संबंध में हम विचार करें और उनके उपाय खोजें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार करें। यानी कि बच्चों, हम देखें तो अभी भी कुछ समस्याएं हमें चुनौती रूप साबित हो रही है, जैसे कि गंदगी। तो बच्चों, हम यहाँ पे से घर से निकलते हो तो ठेर ठेर सोसाइटियों में क्या दिखाई दे रहा है? गंदगी दिखाई दे रही है। तो हमें गंदगी न हो इसीलिए क्या करना चाहिए? जो कचरा पेटी आती है, कचरा लेने वाला आता है, तो उसे ही कचरा देना चाहिए, क्योंकि गंदगी न हो। गंदगी होने से हम ही बीमार पड़ते हैं। और इसके साथ साथ बेरोजगारी, यानी कि हर एक घर में बैठे हुए बेरोजगार है, यानी कि इससे क्या बढ़ेगी? गरीबी बढ़ेगी। और निरक्षरता, कई लोग अनपढ़ है जो पढ़ाई नहीं कर रहे, जो इससे क्या कहते हैं? निरक्षरता। और इससे क्या होता है? आतंकवाद चिंता के विषय है। इससे क्या बढ़ता है? जो गंदगी रहती है, बेरोजगारी खड़ी रहती है, इससे साथ गरीबी खड़ी रहती है, उसके साथ निरक्षरता है। जिसके पास सोचने जैसी कुछ बातें नहीं है, वो आतंकवाद के ओर धकेला जाता है। तो ये सब विषय है, तो ये सब चिंता करने के ही विषय है, जिनके संबंध में हम विचार करें और अनेक उपाय खोजने हैं, जिनके संबंध में हमें विचार करने हैं, और इससे कौन कौन से उपाय है वो हमें खोजने हैं। तो बच्चों, हमें किसी तरह रहना चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करना है। तो बच्चों, हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय समस्याओं का ढांचागत स्वरूप निम्नानुसार है। यानी कि भारतीय समस्या, भारत देश ऐसी समस्याओं से डटा हुआ है कि वो निम्न अनुसार यहाँ पे दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे आंतरिक समस्याएं, इसके बाद देखेंगे प्रादेशिक समस्याएं,
इसके बाद हम देखेंगे सीमा समस्याएं और इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक समस्या। तो यहाँ पर हमें निम्न स्वरूप का ढांचा यहाँ पर दिखाई देगा। तो आंतरिक समस्या, तो बच्चों हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, यानी कि देखें तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है और ये सब किसके आभारी है? निरक्षरता, अज्ञानता से ये आभारी है। और इसके साथ साथ महंगाई, तो लोगों को महंगाई मार डालती है इससे। तो बच्चों महंगाई, जो इंसान गरीब होता है तो वो गरीबी महंगाई के जूझ नहीं पाता है। और बेरोजगारी और शहरीकरण, यानी कि गांव में से रोजी रोटी कमाने के लिए कहाँ पर आते हैं? शहर में आते हैं। इसी तरह गांव से स्थलांतर होकर शहरीकरण हो रहा है और शहरीकरण होने से तुरंत ही तो काम नहीं मिल जाता है। जो भी व्यक्ति पढ़ा हो तो उसे तुरंत ही कोई ना कोई काम मिल जाएगा, लेकिन जो अज्ञानता है, जिसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, वो ऐसे ही बेरोजगारी घर पे बैठा रहता है। ये भी समस्याएं है। और बच्चों हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता, और बच्चों यहाँ पर देखेंगे भ्रष्टाचार। तो ठेर ठेर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी जाओ भ्रष्टाचार हो रहा है। और आतंकवाद, तो बच्चों यहाँ पे आंतरिक समस्या में जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की ये आप समस्याएं जो है वो लिख सकते हो, सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे प्रादेशिक समस्याएं कौन कौन सी है? तो भाषावाद और प्रांतवाद, भाषावाद और प्रांतवाद है। और सीमा समस्या, तो सीमा समस्या कोई भी नहीं है, प्राकृतिक समस्या है, यानी कि प्राकृतिक यानी कि कुदरती, जो बिना कहे आ जाने वाली समस्या है, जैसे कि बाढ़ बिना बताए आती नहीं है। और अकाल, तो अकाल ये भी पहले से पता नहीं चलता है। और भूकंप, तो भूकंप की भविष्यवाणी की जाती है। सुनामी, तो सुनामी भी की जाती है। ज्वालामुखी का फटना, तो ज्वालामुखी का फटना ये आगे से की जाने वाली समस्या नहीं है। तो ये सब कौन सी है? प्राकृतिक समस्या है, जो बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, भूकंप होता है, सुनामी आती है और ज्वालामुखी का फटना, ये प्राकृतिक समस्याएं है। तो बच्चों आंतरिक समस्याएं आपको लिख लेनी है, प्रादेशिक समस्याएं लिख लेनी है, सीमा समस्या और प्राकृतिक समस्याएं कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे समस्या में कुछ के बारे में आज हम बात करें और उनके उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो बच्चों जनसंख्या वृद्धि, तो यहाँ पर देखेंगे 8.1 में जनसंख्या वृद्धि हम देख रहे हैं। हर एक सेकंड में कई बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ऐसी समस्या में कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जनसंख्या वृद्धि, तो यहाँ पर एक प्रसंग दिया गया है। मालव को अपने मामा के विवाह में जाना था, यानी कि मालव को अपने मामा की शादी थी, तो इस शादी में जाना था। अपनी माँ के साथ वो बस स्टेशन आया। अपनी माँ के साथ वो कहाँ पे आता है? बस स्टेशन पे। वहाँ लोगों की भीड़ जमी हुई थी। वहीं पर देखा तो भीड़ इकट्ठी हुई थी। बस आई परंतु उसमें जगह नहीं थी। बस में इतनी भीड़ थी कि वो लोग चढ़ नहीं पाए। धक्का मुक्की होने से बस में नहीं चढ़ पाए, क्योंकि उसे कहाँ जाना था? मामा की शादी में जाना था। लेकिन स्टेशन पे देखा तो बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो इस भीड़ में धक्का मुक्की में वो बस में चढ़ नहीं सके।
इसीलिए वे समय से मामा के घर नहीं पहुंच सके। तो किस कारण नहीं पहुंच सके? तो बच्चों, मालव अपने मामा के शादी में समय पर क्यों नहीं पहुंच सके? तो बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्टेशन पर गए तब तक लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और बस आई, लेकिन बस में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और धक्का मुक्की होने के कारण उसकी मम्मी और दोनों बस में चढ़ नहीं सके, इसलिए वो समय से मामा के शादी में पहुंच नहीं सके। तो बच्चों, 8.1 में जनसंख्या वृद्धि, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो जनसंख्या की वृद्धि कितनी बड़ी हुई है। तो अपने पिछले प्रकरण में जनसंख्या वृद्धि और अनेक प्रभावों का अध्ययन किया है, यानी कि बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 मानव संसाधन में ये जो प्रकरण है उसमें जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई है और उसके प्रभावों का अध्ययन यानी कि अभ्यास हमने किया है। अधिकांश समस्याओं का मूल जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि सभी समस्याओं का मूल किसे कहा जाता है? जनसंख्या की दिन प्रतिदिन होने वाली वृद्धि समझा जा रहा है। आइए हम जनसंख्या की वृद्धि रोकथाम के उपाय के बारे में विचारें। तो बच्चों, आइए हम जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के उपाय के बारे में हमें विचार करना है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए साधन सुविधाएं बढ़ानी पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही देश में हुई प्रगति कम दिखाई देती है, यानी कि जैसे दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। ये जनसंख्या की वृद्धि होने से ही, बढ़ती होने से ही, जनसंख्या के कारण ही देश में हुई प्रगति कम दिखाई दे रही है। प्रगति और विकास तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ में जनसंख्या की वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ने से क्या हो रही है? देश में होने वाली जो प्रगति, विकास हो रहा है, वो कम दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हम आगे देखेंगे। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 102 करोड़ जनसंख्या थी। तो बच्चों, ये वाला आपको प्रश्न लाइन करना है। भारत में 2011 की जब जनगणना हुई थी तब कितनी थी? कितने करोड़ की थी? 102 करोड़ जनसंख्या थी, जो आज 2011 में 121 करोड़ हो गई है। तो बच्चों, 2001 की जनगणना हुई थी तब 102 करोड़ जनसंख्या थी और आज 2011 में जब जनगणना की गई तब 121 करोड़ हो चुकी है। इसी तरह 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न भी आप लिख लेना। तो जनगणना के हिसाब से कितने करोड़ की वृद्धि भारत में हो चुकी है? तो 18.14 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ मानव सर्जित समस्याएं उत्पन्न हुई है, यानी कि बच्चों, जनसंख्या जैसे ही बढ़ती जाती है उसका कारण कुछ मानव सर्जित, यानी कि मानव जो अपनी प्रवृत्तियाँ अपने फायदे के लिए कर रहा है, उससे ही ये समस्या हो रही है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जैसे मानव जो सर्जित समस्याएं उत्पन्न कर रही है उससे किसे असर हो रहा है? तो पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या की घनी आबादी और जनसंख्या की दिन प्रतिदिन बढ़ रही आबादी, इससे क्या होगा? पानी की समस्या उत्पन्न होगी और खाने के लिए भोजन की, और हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए चिकित्सा, यानी कि चिकित्सा सेवाएं और शिक्षा, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए और रोजी रोटी कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए रोजगार और बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार
आदि जैसे जो गुण होते हैं वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सरकार को नियंत्रणकारी कदम उठाने पड़े हैं। तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही वृद्धि हो रही जनसंख्या रोकने के लिए सरकार को नियंत्रणकारी कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो बच्चों हम देखेंगे आगे देखेंगे तो इसमें देखेंगे निरक्षरता। तो निरक्षरता देश के विकास में बड़ा अवरोधक तत्व है। नए विचारों, खोजों या ज्ञान को समझने के लिए साक्षरता अनिवार्य है। शिक्षित व्यक्ति समझकर अपने विचारों, अभिप्रायों, ख्यालों या मान्यताओं को दूसरों के समक्ष प्रभावकारी स्वरूप से प्रस्तुत करके समझा सकता है। आज़ादी मिली उस समय देश में निरक्षरता की मात्रा अधिक थी, परंतु सरकार की शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण साक्षरता बढ़ी जाती है। तो बच्चों हम देखेंगे निरक्षरता। निरक्षरता देश के विकास में बड़ा अवरोधक तत्व है। नए विचारों, खोजों या ज्ञान को समझने के लिए साक्षरता अनिवार्य है। यानी कि नए नए विचारों आए, खोजो हो और ज्ञान को समझने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है बच्चों, तो साक्षर होना आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति समझकर अपने विचारों, यानी कि शिक्षित व्यक्ति जो भी है वो खुद समझता है और दूसरों को भी समझाता है। यानी कि खुद अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और उनके अभिप्रायों और ख्यालों या मान्यता को दूसरों के समक्ष प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत करके समझा सकता है। यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो अपने विचारों, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो ना समझे उसे अच्छे से समझाता है। आज़ादी मिली उस समय देश में निरक्षरता की मात्रा अधिक थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब निरक्षरता की मात्रा अधिक थी, परंतु सरकार की शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण साक्षरता बढ़ जाती है। परंतु सरकार की शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण साक्षरता दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। तो बच्चों हम देखेंगे इतना जानिए हुए 19वीं सदी में भारत में सर्वप्रथम अपने राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया था। तो बच्चों 19वीं सदी में भारत में सर्वप्रथम अपने राज्यों में साक्षरता, यानी कि पूरा राज्य साक्षर हो, ऐसा विचार लाने वाला सर्वप्रथम राजा कौन था? महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क, यानी कि बिना शुल्क लिए और अनिवार्य किया था। तो बच्चों हम इसका उपाय देखेंगे। तो आज समाज में निरक्षरता लाभ उठाने के लिए अनेक किस्से देखने के सुनने को मिलते हैं। यानी कि आज समाज में देखने को निरक्षरता का लाभ उठाने के लिए अनेक किस्से देखने को और सुनने को मिलते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कलंक रूप है, जिसे दूर करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई है। तो जिसे दूर करने के लिए हमें ऐसी योजनाएं कार्यरत की गई है, जैसे कि 6 से 14 वर्ष बालक को निःशुल्क अनिवार्य सार्वत्रिक शिक्षा, शिष्यवृत्ति, मध्याह्न भोजन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और कन्या शिक्षा से संबंधित विशेष योजनाएं, आश्रमशालाएं, विद्यादीप योजना, आदर्श निवासी विद्यालय, निरंतर शिक्षा तथा अभी तो 2009 से RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी को है और लागू किया गया है। तो बच्चों हम देखेंगे आज समाज में जैसे ये निरक्षरता लाभ उठाने के लिए अनेक किस्से दिखाई दे रहे हैं और सुनने को भी मिल रहे हैं। इसीलिए निरक्षरता कलंक रूप साबित हो रही है, जिसे दूर करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यरत भी हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क, यानी कि बिना
बिना रुपये लेके अनिवार्य सार्वत्रिक शिक्षा मिल रहे, शिष्यवृत्ति मिल रहे, मध्याह्न भोजन दिया जाए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और कन्या शिक्षा से संबंधित विशेष योजनाएं सरकार ने रखी गई है और इससे आश्रमशालाएं खुली है, विद्यादीप योजना रखी गई है, आदर्श निवासी विद्यालय खुले गए हैं, निरंतर शिक्षा पढ़ाई गई है। अभी तो 2009 में देखें तो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी को है और लागू किया गया है और इसका लाभ भी सभी बच्चे उठा रहे हैं। तो बच्चों हम देखेंगे भारत के गत 5 दशकों की निरक्षरता खोजनी है। तो जनगणना वर्ष और साक्षरता प्रतिशत और निरक्षरता हमें खोजनी है। तो जनगणना वर्ष 1971, 1981, 1951, 2001 और 2011। तो 71 में 36.95, साक्षरता प्रतिशत 44.92%, 61.29%, 69.14%, 79.13%। तो बच्चों आपको निरक्षरता यहाँ से खोजनी है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हम महंगाई। तो बच्चों हाँ हम भी महंगाई से जूझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। जीवन के लिए आवश्यक विविध चीज वस्तुओं तथा अन्य चीज वस्तुओं के बढ़ते भावों को सामान्य रूप से महंगाई कहते हैं। यानी कि जीवन के लिए क्या आवश्यक है, विविध चीज वस्तुओं हमें आदत हो गई है और अन्य चीज़ों के बढ़ते भावों को सामान्य रूप से महंगाई कहते हैं। तो बच्चों महंगाई किसे कहते हैं, आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये लिख सकते हो कि जीवन के लिए आवश्यक विविध यानी कि अलग अलग चीज वस्तुओं तथा अन्य चीज़ों के बढ़ते दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए भावों को सामान्य रूप से महंगाई कहते हैं। दैनिक आवश्यकता की कुछ वस्तु के भाव वृद्धि की विपरीत प्रभाव जनजीवन पर देखने को मिलते हैं। यानी कि दैनिक यानी कि दररोज हम यूज़ करने वाले जो चीज़ें होती है, जैसे कि किराना, सब्जी, दूध, ये सब चीज़ें कैसी है, हर रोज़ हम उपयोग करने वाली चीज़ें होती है। तो इस चीज़ों में भाव वृद्धि का विपरीत दिन प्रतिदिन भाव जो बढ़ रहा, भाव वृद्धि हो रही है, उसका सीधा असर किस पर पड़ता है, तो सीधे मानवी यानी कि जनजीवन पर देखने को मिलता है। अर्थात इसे क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन जो हमें जो खरीदने वाली जो चीज वस्तु होती है, इन पर दिन प्रतिदिन भाव वृद्धि बढ़ रही है। तो ये सीधी असर किस पर पड़ेगी, मानव पर पड़ेगी। तो मानव पर सीधी असर इसे क्या कहते हैं, अर्थात महंगाई कहते हैं। आम जनता के लिए सिर दर्द समान बन चुकी है, क्योंकि बच्चों ये दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली महंगाई जो होती है वो आम आदमी के लिए सिर दर्द समान बन चुकी है। मध्यम वर्ग या सीमित आय वाले लोगों के लिए जीवन यापन कठिन बनता जा रहा है। यानी कि मध्यम वर्ग और सीमित यानी कि बहुत कम आय वाले लोगों के लिए जीवन कैसा बन रहा है, मुश्किल यानी कि कठिन बन रहा है। महंगाई का प्रभाव आम जनता को झेलना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई का प्रभाव आम जनता को झेलना पड़ रहा है। जीवन स्तर निम्न बनता जा रहा है, यानी कि महंगाई होने के कारण लोगों का जीवन कैसा होता जा रहा है, निम्न स्तर का होता जा रहा है। महंगाई का मुकाबला करना सभी के लिए कठिन हो जा रहा है। यानी कि महंगाई का सामना करना सबके बस की बात नहीं है, वो कठिन और मुश्किल होता जा रहा है। दैनिक आवश्यकता की वस्तु का भाव बढ़ने से वस्तु के बिना ही गुजारा करना पड़ रहा है। यानी कि
हम हर रोज उपयोग में आने वाली जो चीज वस्तुएं है उसकी आवश्यकता के बिना ही दिन प्रतिदिन भाव बढ़ने से हमें इस चीज के बिना ही हमें गुजारा करना पड़ रहा है। तो बच्चों हम उसके उपाय देखेंगे। तो बच्चों सब्जी में कालाबाजारी, सब्जी में संग्रहखोरी होती है, जनसंख्या वृद्धि महंगाई के लिए उत्तरदायित्व तत्व है। उन्हें रोकने के लिए नागरिक के रूप से हम क्या कर सकते हैं? तो मित्रता और समझदारी पूर्वक जीवन व्यवहार आयोजित करना ही इसका उपाय हो सकता है। तो बच्चों हम कालाबाजारी से बचने के लिए, संग्रहखोरी से बचने के लिए और जनसंख्या वृद्धि महंगाई के लिए उत्तरदायी तत्व कहलाया जाता है। लेकिन उन्हें रोकने के लिए हमें नागरिक के रूप में देखें तो हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों हम ये कर सकते हैं कि हमें मित व्यवहारता यानी कि हमें देख देख कर क्या करना होगा, व्यवहार करना होगा और समझदारी पूर्वक जहाँ जिस चीज़ का नहीं उपयोग कर रहे तो वही चीज़ हमें कम खरीदनी चाहिए और जीवन व्यवहार का हमें पहले ही आयोजित करना चाहिए। इसका ही उपयोग हम कर सकते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे तो गरीबी के बारे में हम जानेंगे। तो गरीबी हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। तो बच्चों भारत की गंभीर समस्या कौन सी है? आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हो गरीबी भारत देश की गंभीर समस्या कहलाती है। देश के अधिकांश लोग जीवन स्तर की मूलभूत आवश्यकता के जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित रहते हो तो उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। गुजरात में वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की मात्रा कितनी है? 14.7% है। तो बच्चों गरीबी किसे कहते हैं? तो भारत की सबसे बड़ी समस्या है और देश में अधिकांश लोग जीवन स्तर की मूलभूत आवश्यकता जैसे कि सबसे बड़ी कौन कौन सी आवश्यकता है? एक तो रोटी, खाने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी। पहनने के लिए कपड़े की हमें आवश्यकता है और रहने के लिए हमें मकान की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ये सब तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ हमें रोजगार भी मिलना चाहिए। इसके रोजगारी के साथ शिक्षा भी हमें प्राप्त होनी चाहिए और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसीलिए हमें चिकित्सा भी मिलनी चाहिए। उससे वंचित रहे तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? गरीबी कहा जाता है। और गुजरात में वर्तमान यानी कि हाल ही के समय में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की मात्रा कितनी है बच्चों? 14.7% है। तो बच्चों ये वाली लाइन आप खींच सकते हो। गुजरात में वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की मात्रा कितनी प्रतिशत है? आपको खाली जगह में, एक वाक्य में और विकल्प में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 14.7% है। लोगों की क्रय शक्ति और आय के स्तर के आधार पर गरीबी का मापदंड बनाया जा सकता है यानी कि लोगों की कार्य शक्ति जो कार्य कर रहे हैं और आय यानी कि उम्र के स्तर के आधार पर गरीबी का मापदंड निकाला जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना के कारण शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मिलने लगी है यानी कि भारत की कौन सी योजना के कारण? तो बच्चों पंचवर्षीय योजना के कारण क्या क्या मिल रहा है? शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए और चिकित्सा यानी कि हमारा स्वास्थ्य सुधरे, हमें स्वास्थ्य सुधरे इसीलिए सुविधा मिलने लगी है। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधे का विकास हुआ है। इसके साथ ही उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। उससे क्या हुआ है? रोजगारी मिल रही है। इससे रोजगारी का अवसर मिलने से गरीबी की मात्रा में घट हो रही है।
टेक्नोलॉजी और यांत्रिकरण खेती से लोगों की आय में सुधार आया है, यानी कि जैसे ही जे टेक्नोलॉजी आई है, यांत्रिकरण हुआ है, उससे खेती में और लोगों की आय में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। तो बच्चों हम देखेंगे इतना जानिए में। तो यहाँ पे लिखा है कि BPL ब्लो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग। तो बच्चों आपको शॉर्ट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। BPL अर्थात क्या? ब्लो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग, जिन्हें पोषण युक्त आहार नहीं मिलता है, यानी कि बच्चों जो शरीर को प्रोटीन देने वाला आहार नहीं मिल रहा हो, गंदे आवास स्थान में रहना पड़ा हो, यानी कि उसके आवास कैसे हो? गंदे हो। पर्याप्त डॉक्टरी चिकित्सा न मिल रही हो, यानी कि पर्याप्त मात्रा में देखें तो चिकित्साएं यानी कि दवाई न मिल रही हो। जो लोग अनपढ़ है, जहाँ बालकों से मजदूरी करवाई जा रही हो, ऐसे लोगों गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग कहते हैं। तो बच्चों इतना जानिए में हमने देखा। तो हम देखेंगे भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार सामान्य रूप से भ्रष्टाचार अर्थात जो वस्तु हमारे हक या अधिकार की हो, फिर भी उसे पाने या उपयोग के लिए हमें कुछ चुकाना पड़े, उसे भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। संक्षिप्त में देखें तो व्यक्ति के साथ अवैधानिक अनीतिपूर्ण व्यवहार, यानी कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? बच्चों आपको ये वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्य रूप से भ्रष्टाचार अर्थात क्या कहते हैं? जो वस्तु हमारे हक की हो, अधिकार की हो, फिर भी उसे पाने या उपयोग के लिए हमें कुछ चुकाना पड़े, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। और संक्षिप्त में देखें तो व्यक्ति के साथ अवैधानिक और अनीतिपूर्ण व्यवहार, जिसे क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे कि ठगाई, भेंट सौगात लेना, घूस रिश्वत लेना आदि स्वरूप में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जैसे कि कोई एक दूसरे को ठगाई करता है, भेंट सौगात लेते हैं, घूस रिश्वत लेना, यानी कि जो व्यक्ति वो काम कर देता है उसके पीछे उसका क्या है? पैसे लेने का, रिश्वत लेने का जो उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। यह समग्र जनजीवन पर व्यापक रूप से फैल गया है। ये जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो जनजीवन पर व्यापक रूप से फैला हुआ है। कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने पद, सत्ता आदि का अनैतिक और बेजवाबदारी पूर्वक उपयोग करके भ्रष्टाचार आचरण का आश्रय लेते हैं। यानी कि बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी स्वार्थ वृत्ति सिद्ध करने के लिए अपना पद का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता आदि का अनैतिक और बेजवाबदारी पूर्वक उपयोग करके भ्रष्टाचार आचरण का आश्रय ले लेते हैं, जो समाज के लिए बड़े से बड़े कलंक रूप समान कहलाते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे भ्रष्टाचार का सहारा। भ्रष्टाचार और रिश्वत से निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलता है। एक, मानव अधिकारों का भंग होता है, यानी कि भ्रष्टाचार जो भी व्यक्ति करता है जो मानव अधिकारों का भंग कर रहा है, राष्ट्र का विकास अवरोध रहा है, यानी कि बच्चों राष्ट्र का जो विकास हो रहा है इसमें वो व्यक्ति अवरोध रूप बन रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, यानी कि हमारा जो नैतिक मूल्य है तो नैतिक मूल्यों का वो ह्रास कर रहा है। महंगाई को पोषण मिलता है, यानी कि ऐसे ही जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है इससे हम देखें तो महंगाई को पोषण मिल रहा है। कानून के प्रति विश्वास करता है और सगावत फलता है। तो जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है उसे
कानून के प्रति दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, विश्वास घटता ही जाएगा और धीरे धीरे सगावाद यानी कि अपनेपन का पलता है। मानवीय विश्वास और श्रद्धा घटती है और इंसान जो होते हैं उस एक दूसरे पे क्या होगा, अविश्वास पैदा हो जाएगा और एक दूसरे पे जो समर्पण की भावना है वो कम होती जा रही होगी। तो बच्चों हम देखेंगे उसके उपाय कौन से हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार की बुराइयों को दूर करने के लिए 1988 से भारत सरकार ने कानूनी व्यवस्था की है। 1964 में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की रचना की गई है जो भ्रष्टाचार की जांच करती है, नागरिकों की इस समस्या के हल के लिए मार्गदर्शन देती है। तो बच्चों भ्रष्टाचार रोकने के उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए तो बच्चों आपको ये याद रखना है, तो 1988 से भारत सरकार ने कानून की व्यवस्था की है और 1964 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रचना की गई है। तो बच्चों ये वाली आप लाइन खींच सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकती है। जो भ्रष्टाचार की जांच करती है, नागरिकों को इस समस्या के हल के लिए मार्गदर्शन देती है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे एक संदेश, घूस लेना या घूस देना ये दोनों आपराधिक मामले हैं। तो यहाँ पे एक संदेश दिया गया है। तो घूस लेना यानी कि चोरी छुपके से घुस जाना और घूस देना यानी कि दूसरों को घुसाना दोनों आपराधिक मामले हैं। तो ये घूस लेना और घूस देना यानी कि घूस लेना, चुपके से अंदर घुस जाना और दूसरों को चोरी से घुसा देना, ये दोनों आपराधिक मामला कहलाता है। तो बच्चों इतना जानिए में हम देखेंगे भ्रष्टाचार या घूसखोरी रिश्वत मिटाने के लिए की गई व्यवस्था और कानूनों को जानना है। नियामक महोदय भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, बंगला नंबर 11, डपनाला, शाहीबाग, अहमदाबाद 380004। फ़ोन नंबर कौन से है, 228603 41 42 43 और यहाँ ईमेल यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का काम आपके आसपास हो रहा है तो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, वहीं पे आप फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है तो वहीं पे आप फ़ोन कर सकते हो और आसपास के भ्रष्टाचार को रोक सकते हो। तो बच्चों हम देखेंगे बेकारी यानी कि बेरोजगारी, इतना जानिए और विचार कीजिए। मैं भर्ती की जगह का ब्यूरो, भर्ती के लिए खाली जगह कितनी थी, 1300 और भर्ती की जगह का ब्यूरो उच्च प्राथमिक शिक्षक की और भर्ती के लिए खाली जगह कितनी थी, 13,000 नहीं बच्चों सॉरी 13,000। प्राप्त उम्मीदवार के आवेदन पत्रों की संख्या कितनी थी, 1,50,000। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते रोजगार विनिमय कार्यालय। तो यहाँ पर 8.2 में आधुनिकता और बेरोजगारी यहाँ पे देख सकते हो और ये वाला आप चित्र देख सकते हो और ये वाला आप चित्र देख सकते हो। तो आज के वैज्ञानिक युग में अद्यतन टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। यानी कि बच्चों आज के वैज्ञानिक युग में देखें तो जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे ही बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी है। जैसे कि कंप्यूटराइज कार्य प्रणाली यानी कि कंप्यूटर जैसे ही आया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, यूं ही मिनटों में काम कर लेता है, उससे कार्य प्रणाली बढ़ती है और अच्छी गुणवत्ता वाले कार्य तीव्र हुई है। तो इससे जो लोग गाणितिक कार्य कर रहे थे तो इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी और कंप्यूटराइज ने इस कार्य प्रणाली को रोक दी गई है। उसी तरह लोग क्या हो गए हैं, बेरोजगार। तो
तो मनुष्य का काम यंत्रों द्वारा किए जाने से बेरोजगारी बढ़ रही है। गांवों में कृषि में यंत्रीकरण होने से कृषि मजदूरों के लिए रोजी रोटी की समस्या विकट बन गई है। यानी कि गांवों में कृषि यानी कि खेत में यंत्रीकरण होने से कृषि मजदूरों के लिए रोजी रोटी कमाना समस्या विकट बन चुकी है। वे काम की खोज में शहर की तरफ मुड़ रहे हैं। यानी कि गांव में काम नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ आ रहा है बच्चों? तो वो शहर तरफ आ रहा है, जिससे गांव टूटते जा रहे हैं। इसके कारण गांव खाली हो रहे हैं, टूटे जा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है और शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, परंतु नौकरी या रोजगारी के अवसर पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने से भी रोजगारों का संख्या बढ़ी हुई है। यानी कि शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नौकरी या रोजगारी के अवकाश जितने लोगों को मिलना चाहिए उतने लोगों को पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी हुई है। शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ा जा रहा है। यानी कि शहरों में देखें तो आबादी यानी कि हमारी जो बस्ती है उसका घनत्व बढ़ जा रहा है, जिससे कौन कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं? पानी की समस्याएं हो रही है, आवासों यानी कि रहने के समस्याएं हो रही है, यातायात यानी कि वाहनों की समस्या हो रही है, स्वच्छता यानी कि गंदगी फैल रही है, हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, शिक्षा संबंधित प्रश्न खड़े हो रही है, गंदे आवास और जुगाड़ियों के बढ़ने से सामाजिक प्रवृत्तियाँ, बाल मजदूरी, नशीली चीज़ों का सेवन, मानसिक तनाव आदि समस्या तेजी से बढ़ रही है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को रोजगार न मिलने से बेरोजगारी की गणना में आते हैं। यानी कि जो लोग 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को रोजगार न मिलने से वो बेरोजगार की गणना में कहलाते हैं। तो बच्चों हम उसका उपाय देखेंगे। इस समस्या के निवारण के लिए समाज की कुछ सेवाभावी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं अमल में ला गई है, जैसे कि विशेष आवास योजना, निःशुल्क शिक्षा, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, डॉक्टरी, मोबाइल वाहन सेवा, गृह उद्योग तथा हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए लोन सुविधा मिल रही है। पोषण युक्त आहार योजना जैसी प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर झुग्गियों की कायापलट करने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों इस उपाय में हम देखेंगे तो विशेष आवास का योजना आई है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, शुद्ध पेयजल यानी कि शुद्ध वाला पानी मिल रहा है, स्वच्छता, डॉक्टरी से मोबाइल सेवा मिल रही है, गृह उद्योग तथा हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए लोन सुविधा प्राप्त हो रही है, पोषण युक्त आहार मिल रहा है और प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रख के झुग्गियों की कायापलट करने का भी प्रयास किया गया है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि आतंकवाद तो वैश्विक समस्या है। आतंकवादी प्रवृत्ति राष्ट्र की प्रगति की अवरोधक है। यह शांति, अमन, भाईचारा तथा देश की आज़ादी को छिन्न भिन्न करने वाली हल्की मनोवृत्ति वाली प्रक्रिया है। आतंकवाद मुख्यतः हिंसा और घृणा फैलाकर लोगों में भय पैदा करता है। आतंकवादी का उद्देश्य कदापि पवित्र या उत्तम नहीं होता। मुट्ठी भर मनुष्य द्वारा संगठित और आयोजित रूप से किया जाने वाला यह जंगली कृत्य है, जिसमें जबरदस्ती, धाक धमकी, हिंसा या त्रास देने का व्यवस्थित प्रयोग होता रहता है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे ऐसे कृत्य किसी भी सरकार के लिए चुनौती स्वरूप बनते हैं। यानी कि आतंकवाद कैसी समस्या है बच्चों? तो वैश्विक समस्या है, वो हमारे राष्ट्र के लिए प्रगति में अवरोध रूप है। शांति, अमन, भाईचारा तथा देश की आबादी को छिन्न भिन्न करने वाली हल्की मनोवृत्ति वाली आतंकवादी प्रवृत्ति है। आतंकवाद मुख्य हिंसा और घृणा फैलाने वाले लोगों में भय पैदा करता है। आतंकवादी के उत्सव कदापि पवित्र या उत्तम नहीं होता है। तो आतंकवाद बल प्रयोग का सर्वसुलभ साधन है, इसीलिए किसी भी स्थान पर लोगों को निशाना बनाया जा सकता है, जैसे कि भूतकाल में संसद पर हुए हमले, होटल ताज पर हुई घटना, मुंबई बम विस्फोट, अक्षरधाम पर हमला हुआ था।
और आतंकवाद में किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद बाधक नहीं बनता, या उसकी कोई भाषा या धर्म नहीं है, सिर्फ भेदभाव को लक्ष्य में रखा जाता है। तो बच्चों हम उसका उपाय देखेंगे। तो आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, दक्षता विकसित करके दृढ़ बनाना पड़ेगा। गुप्तचर जासूसी तंत्र को अधिक कार्यक्षम बनाना पड़ेगा। सुरक्षा दलों को आवश्यक सहयोग देने की जागरूकता कुशल विकसित करनी पड़ेगी। आम जनता को यात्रा में या सार्वजनिक मेंगे वगैरह में सचेत रहना चाहिए और गलत प्रचार या अफवाह से दूर रहना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा तथा मेटल डिटेक्टिव जैसे आधुनिक उपकरण से सुरक्षा दलों को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी भारत में रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, भाषावाद, सीमा समस्या और प्राकृतिक आपदा के पश्चात भी पुनर्वसन तथा व्यवस्थापन आदि मामले भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समस्या है। उनका आप ब्यौरेवार अध्ययन करें, उनके उपाय भी अपने शिक्षक महोदय से आप जान सकेंगे। तो बच्चों चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। स्वाध्याय 1 से 7 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 से 7 दिए गए हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1 से 3। प्रश्न 3 सही जोड़े बनाइए 1 से 4 दिए गए हैं। तो बच्चों आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में आपको स्वाध्याय लिखना है और 1 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम के लिए याद करनी है। थैंक यू।